पढ़ाएंगे। तो चलिए, आप लोगों के लिए मैंने मेहनत कर ली है। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, आज जो हम देखेंगे वो आपका होगा सेक्शन 23, डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। हमने हमारी प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था कि हाउस प्रॉपर्टी में जो टैक्स आपको देना पड़ेगा वो आपको एनुअल वैल्यू के ऊपर देना पड़ेगा। और अगर आपको प्रीवियस क्लास का डिस्कशन याद है तो हमारा हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 22 से लेकर 27 तक डील होता है। 22 चार्जिंग सेक्शन है, 23 एनुअल वैल्यू है, 24 स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ठीक है, एंड 27 आपका था डीम्ड ओनरशिप। ये अभी अब तक हमने देख लिया है। फिर हमने क्या देखा था कि आप जो एनुअल वैल्यू निकालोगे उससे लेस करते हो म्युनिसिपल टैक्सेस, फिर आपको मिलता है नेट एनुअल वैल्यू। उस नेट एनुअल वैल्यू से आप लोग माइनस क्या करते हो, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। फिर जो आपका आया वो आपका हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये एक ऊपर से हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर लिया था। एंड बहुत सारे हमने केस स्टडीज भी देखे थे कि किस किस केस में हाउस प्रॉपर्टी का इनकम माना जाएगा, किस किस में अदर बिजनेस इनकम या अदर इनकम माना जाएगा। चलिए आपसे मैं पूछ लेता हूँ, जरा मुझे बताइए कि अगर आपको घर के साथ साथ फर्नीचर भी मिल रहा है भाड़े में, तो उस केस में अगर आप घर का भाड़ा अलग और फर्नीचर का भाड़ा अलग अगर कर सकते हो, तो जो पैसा आप घर के लिए ले रहे हो वो कौन सी हेड में टैक्सेबल होगा? हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी। और जो आपने फर्नीचर के लिए लिया है वो किस में टैक्सेबल होगा? हाउस प्रॉपर्टी। नहीं, वो होगा या तो पीजीबीपी या फिर अदर एज अ केस में भी। लेकिन सर ऐसे अलग अलग तो कभी होता नहीं है ना, लेकिन फर्नीचर अलग और हाउस का रेंट का अलग तो क्यों नहीं हो साथ ही में सकता? रहता है। नहीं हो सकता अलग अलग? ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। मतलब देखो कि आज मान लो अगर मैं किसी को अगर घर भाड़े में दे रहा हूँ, ठीक है, आप बिजली का एग्जांपल ले लो ना, अगर मैं जब किसी को घर भाड़े में दे रहा हूँ तो पहले के केस में क्या होता था कि भैया घर भाड़ा भी देते थे इंक्लूडिंग बिजली का भाड़ा भी। लेकिन आजकल क्या हो गया, आजकल मकान मालिक आपसे घर का भाड़ा अलग लेता है, बिजली का अलग से जितना बनेगा वो लेता है आपसे। सीन 2 कि भैया मान लो कि मेरा काम ही है ऐसा भाड़े में देने का, तो मैं सोच रहा हूँ कि भैया आपको घर कैसा चाहिए, आपको घर नॉर्मल वाला चाहिए कि विद फर्नीचर चाहिए। मैं दोनों टाइप का घर के साथ डील करता हूँ, ठीक है, मेरी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो अकॉर्डिंगली जो मेरे टेनेंट होते हैं जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट मैं वैसे उनको अरेंज करके दे देता हूँ। आप लोग कभी हॉस्टल वगैरह का बात सुनियो, आपके बहुत सारे फ्रेंड लोग कभी ना कभी कोई हॉस्टल में रहते होंगे, तो हॉस्टल वाला क्या करता है, रूम तो देता ही है, साथ साथ एक बेड भी देता है और एक आपको एक कबर्ड भी देगा, एक वार्डरोब भी देगा। समझ में आ रहा है ना? तो आपको वो घर भी देता है, फर्नीचर भी देता है, एंड अलग अलग फिर चार्ज करता है। मतलब अगर आप नॉर्मल खटिया लोगे तो भी 1000 रुपए एक्स्ट्रा पड़ेगा, अगर आप गद्दे वाली लोगे तो 2000 पड़ेगा पर मंथ, अगर आप डनलप का गद्दा लोगे तो 3000 पड़ेगा। एंड एज अ केस में भी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। देन इसके अलावा अगर आप और कभी बाहर जाओगे, मेट्रो सिटीज में जाओगे, तो वहां पर रहेगा कि भैया देख भैया कूलर वाला रूम लेगा तो एक रेंट पड़ेगा, तो कूलर का रेंट अलग, रूम का रेंट अलग। एसी वाला में जाएगा तो एसी का भाड़ा अलग और आपका रूम का भाड़ा अलग। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरीके से अलग अलग होता है। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा केस आ गया जहां पर आप रेंट और मतलब घर का भाड़ा और आपका अदर एसेट का भाड़ा अगर उसको आप अलग नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसको किसमें मान लोगे? आप उसको मान लोगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। ये ऐसे कुछ कुछ हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था। अब हम हमारी क्लास के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और ये देखिए, फर्स्ट डिटरमिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। एक सेकेंड, एक बंद हो गया। The annual value of any property for the purpose of section 22। section 22 क्या है? चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन। ये हमारा है चार्जिंग सेक्शन, ठीक है। तो सेक्शन 22 के लिए जो एनुअल वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे किसी भी प्रॉपर्टी का, वो क्या होगा? shall be the sum for which the property might reasonably be expected to be let from year to year। मतलब वही बात हो गया जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि हाउस प्रॉपर्टी एक ऐसा चैप्टर है जहां पर एक्चुअल जो पैसा मिला वो उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता। कौन सा इंपॉर्टेंस रखता है? उसका एक नोशनल वैल्यू, जो वो घर भाड़े में अगर लगे तो कितना कमा सकता है, वो वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले चैप्टर में। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि आप जो एनुअल वैल्यू निकालते हो उस एनुअल वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी प्रॉपर्टी का अगर आप एनुअल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो तो हम देखेंगे वो प्रॉपर्टी अगर भाड़ा लगती है तो वो एक जनरल टर्म में कितना पैसा फेच कर सकती है, और हम उसी वैल्यू को आगे लेके चलेंगे हमारे फर्दर कॉम्प्यूटेशन के लिए। लेकिन अब जब हम बात करते हैं एनुअल वैल्यू के लिए, तो मैंने कल आपको मतलब प्रीवियस क्लास में बताया था कि इस एनुअल वैल्यू से रिलेटेड बहुत सारे और भी टर्म आते हैं, जैसे कि आपका हो गया म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू,
एक्चुअल रेंटल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, ठीक है ना। तो ऐसे अलग अलग आपका रेंटल वैल्यू आते हैं। एक आपका हो गया स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू। तो एक ही प्रॉपर्टी है बट उसके लिए 4 अलग अलग रेट आपके सामने रहेंगे, तो कैसे डील करोगे? उस चीज को डील करने के लिए आगे सेक्शन 23 में कुछ कुछ कहा गया है। तो ये कहता है इन डिटरमाइनिंग द एनुअल वैल्यू द फॉलोइंग टर्म्स नीड टू बी अंडरस्टूड फर्स्ट। यस, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अभी जो हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, रेंटल वैल्यू अलग अलग टाइप की है, जिसको हमको समझना पड़ेगा। जब वो चीज हमारे समझ में आ जाएगी तब हम क्या करेंगे और आगे स्टेप में जब जाएंगे तो जो प्रोसेस से हम सॉल्व करेंगे ना वो हमको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए रेंट टाइप हमने एक टेबल बना दिया है, एक आपका रेंट टाइप हो गया, दूसरा आपका उसकी मीनिंग हो गई। सबसे पहले हमारा आता है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कुछ भी डाउट होगा, ये बहुत ही सिंपल इंग्लिश मीनिंग है कि आपको जो एक्चुअल में पैसा मिला घर भाड़ा लगाकर या फिर जो मिलने वाला है उस वैल्यू को कहते हैं एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। देखिए मीनिंग में हमने क्या लिखा है, द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल एज रिड्यूस्ड बाय अनरियलाइज्ड रेंट इफ कंडीशंस ऑफ रूल 4 आर सेटिस्फाइड। जी हाँ, आगे चल के हम एक रूल 4 भी पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोल रहा है कि एक्चुअल रेंट रिसीव कितना होगा, मान लो आपको मिलने वाला था साल का फॉर एग्जाम्पल 12 महीने का आपका 2000 पर मंथ करके आपको कितना मिलने वाला था, 24,000 रुपए। लेकिन उसमें से 2,000 रुपए आपका जो एक महीने का है वो आपको नहीं मिला, माइनस 2,000 रुपए। तो एक्चुअल रेंट आपको कितना मिला, 22,000। समझ में आया आपको? तो ये क्या बोल रहा है, अभी फिर से पढ़िए कि जो आपका वैल्यू है, जो एक्चुअल आपका रेंट मिलना चाहिए था वो आप लोगे एज ए एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, लेकिन आप माइनस कर देना उससे जो पैसा आपको नहीं मिला है। देखिए टर्म क्या बोल रहा है कि द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एज रिड्यूस्ड, किससे माइनस करोगे, बाय द अनरियलाइज्ड रेंट। अगर कुछ अनरियलाइज्ड रेंट है तो उसको माइनस कर देना, लेकिन अनरियलाइज्ड रेंट के लिए भी फिर हमने क्या कर दिया, रूल 4 का कुछ कंडीशंस दे दिया है कि अगर वो रूल 4 की कंडीशंस अगर फुलफिल हो गई तो ही हम आपको इसको माइनस करने देंगे। मतलब नहीं तो क्या होता, देखो कि आज अगर मेरा घर का भाड़ा आता 24,000 रुपया, मैं क्या बोलता, मैं उसका कुछ रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता और बोलता कि सरकार मेरे को तो 24,000 पूरा साल भर का पैसा नहीं मिला, तो मेरे को कितना रेंट मिला, 0। तो भैया 0 के ऊपर टैक्स ले लो, आ जाओ। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे बहुत सारे जो छिछोरे लोग हैं वो लोग ऐसी छिछोरी हरकत कर सकते हैं सरकार के साथ। तो सरकार ने कहा कि भैया हम आपको ये हरकत करने का परमिशन नहीं देंगे, लेकिन अगर आप अगर जेन्युइन हो तो हम क्या कर रहे हैं, जेन्युइन केसेस के लिए कुछ कंडीशंस हैं रूल 4 में, हम बताएंगे कि अगर आप वो कंडीशन अगर फुलफिल करते हो तब हमको भरोसा हो जाएगा कि वाकई में आपको वो रेंट नहीं मिला, अब हम उसको कंसिडर करेंगे। एंड जो बैलेंस अगर कुछ पैसा बच के आता है तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। बताइए क्या आपको यहां तक बात समझ में आई? यस सर। एक सेकेंड रुकिए, कुछ गड़बड़ हो गया। ओके, नाउ दूसरा देखिए, अब बात करेंगे हम म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर। ये क्या होता है, आपका हाउस प्रॉपर्टी जिस किसी मतलब जिस म्युनिसिपल एरिया में है ना, वो म्युनिसिपैलिटी आपके हाउस का एक वैल्यू निकालती है। क्यों निकालती है? क्योंकि म्युनिसिपैलिटी को उस हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू के ऊपर एक टैक्स आपसे कलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो म्युनिसिपैलिटी अपना टैक्स पर्पस के लिए आपके घर का जो वैल्यू करेगी वो आपका कहलाता है म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू। देखिए क्या बोल रहा है ये, दिस इज द वैल्यू एज डिटरमाइंड बाय द म्युनिसिपल अथॉरिटीज फॉर लेविंग म्युनिसिपल टैक्सेस ऑन हाउस प्रॉपर्टी। समझ में आ गया आपको? ये वो वैल्यू है जो आपका म्युनिसिपैलिटी अथॉरिटी डिसाइड करती है कि भैया इस पर्टिकुलर घर का कितना रुपया होना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट फेयर रेंट, एज अ नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स द फेयर रेंटल वैल्यू। मतलब अगर एक पर्टिकुलर एरिया में एक स्पेसिफिक अगर प्रॉपर्टी है तो वो कितना रेंट फेच कर सकती है। समझ में आ गया आपको? फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो एक गोल बाजार, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, आप लोग मुझे बताइएगा। गोल बाजार एक प्राइम लोकेशन है संबलपुर में, यहाँ पर अगर आपको एक 3 BHK अगर घर अगर आपको चाहिए, जो कि टोटल पूरा एकदम मार्बल फर्निश्ड हो, एकदम टाइल्स वगैरह सब लगी हो, वाटर फैसिलिटी हो 24/7, इलेक्ट्रिक फैसिलिटी हो 24/7, एंड वहां पर पार्किंग की सुविधा हो, वहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन हो, ईच एंड एवरीथिंग वहां पर रहे, तो आप लोग बताइए आपके हिसाब से आज के टाइम में उस प्रॉपर्टी का फेयर रेंट कितना होना चाहिए?
मिनिमम 15,000। 15 to 20,000, क्योंकि जैसा एरिया है और जैसा प्रॉपर्टी है। तो ये जो फेयर रेंट आपने जो 15,000 बताया, आपने कैसे बताया? आपने देखा कि आज के टाइम में ऐसी ही प्रॉपर्टी कितना रेंट फैच करती है। या फिर मैं अगर ऐसे बोलूं कि मान लो कि मैं एक मूवी का थिएटर खोलने वाला हूं जहां पर मैं मूवी दिखाऊंगा। मूवी में 3 सेगमेंट रहेंगे आपका। फर्स्ट ए कैटेगरी स्क्रीन के सामने वाला है, देन बी कैटेगरी, देन आपका सी कैटेगरी। सी कैटेगरी एकदम पीछे बैल्कनी टाइप। तो आप लोग मुझे बताइए, अगर वो सी कैटेगरी वाले अगर रहे तो मुझे पर टिकट का कितना चार्ज करना चाहिए पैसा? 500 रुपए तक। 500 रुपए तक। और कोई बोलिए। हाँ सर, 400 500 400 500। अब आप लोग मुझे बताइए कि एक जो थिएटर था आईलेक्स करके, ठीक है, वो उसमें अगर आप लेते पीछे पीछे की सीट में तो आपको कितना रुपए टिकट देना पड़ता? फेयर 500 तक दिए एक टिकट का आईलेक्स में? नहीं सर, पहला शो देखने चले जाते हैं तो 100 रुपया फिक्स्ड। नहीं मतलब 500 रुपए अगर आप बोल रहे फ्रंट का फ्रंट का बोल नहीं रहे बोला, हैं, सीधा प्लैटिनम सीट। एकदम प्लेटिनम पीछे वाले का। आई थिंक 300 350 से ज्यादा नहीं होता है शायद। हाँ, हाँ 300 300 साढ़े 350। तो वही तो पूछ रहा हूँ मैं, 300 350 क्या हो गया? मतलब आपने एक स्टैंडर्ड रेंट बताया, फेयर रेंट बताया कि भैया हाँ उस टाइप का कंफर्ट में अगर आप जाते हो तो 300 इज फेयर इनफ। तो इसी तरीके से जब घर की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से भी आपका रेट चेंज हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं बोलूं जो 3 BHK आपको घर बताया उतनी सुविधा, लेकिन अगर ये सुविधा आपको मिले मानेसर में, मतलब जो संबलपुर से करीबन 10-15 किलोमीटर दूर एक एरिया है, वहां पर अगर आपको घर मिले तो 7-8 हजार। वेरी गुड। मैक्सिमम 7-8 हजार। तो रेट क्या हो गया उसका? 7 से 8 हजार। मतलब क्या हो गया? सिचुएशन, एक पर्टिकुलर एरिया देख के एक घर कितना घिंच सकता है, मतलब घर की औकात कितनी है कमाने की, हम बोल सकते हैं। वो तो है आपका फेयर रेंटल वैल्यू। देखिए क्या लिखा है फेयर रेंट के बारे में। द रेंट विच कैन बी अर्न, विच कैन बी अर्न, कैन बी, विच कैन बी अर्न इफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन द सेम लोकेलिटी इज लेट आउट फॉर अ ईयर। समझ में आ गया ना? अगर वही एरिया में सेम टाइप की प्रॉपर्टी अगर किसी और को भाड़ा में लगाया जाए तो वो कितना कमा सकता है। दैट इज वर्ड क्या है? कैन बी अर्न, कितना कमा सकता है। क्योंकि ये इसलिए बोला गया ना क्योंकि यहाँ पर लोग क्या कर सकते थे? टैक्स प्लानिंग कर सकते थे। लोग क्या करते? प्रॉपर्टी देंगे भाड़ा 20,000 रुपए में, लेकिन कस्टमर से कितना ले रहे हैं? सिर्फ 2,000 रुपए। जो उसके पास घर में भाड़ा रह रहा है उससे 2,000 रुपए सिर्फ ले रहे हैं बैंक में या चेक में, और बाकी 18,000 रुपए लेते हैं कैश में। कैश को दिखाते नहीं है, 2,000 दिखाते हैं इनकम टैक्स वाले को कि देखो भैया ये मेरा एक 3 BHK बड़ा सा मेरा घर था जो मैं सिर्फ 2,000 में भाड़ा दे रखा हूँ। तो सरकार बोलती है भैया हमको मूर्ख मत बनाओ, ठीक है? क्यों? क्योंकि फेयर रेंटल वैल्यू, जैसा घर आपका है उस टाइप का घर अगर कोई दूसरा अगर भाड़े में लगाए ना तो ये घर पर मंथ 15,000 रुपए कमा सकता है या 20,000 कमा सकता है। आप 2,000 कैसे दिखा रहे हो? आपको मिल रहा है 2,000, हमको विश्वास नहीं है, हम मानेंगे कि आपको 20,000 रुपए मिला है और उसके ऊपर आपको टैक्स लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जो लोग चोरी कर सकते थे उनकी चोरी को रोक दिया जा रहा है। समझ में आ गया आपको? अब अगर जेन्युइन केस में अगर कुछ है कि मान लो कि मेरा एक घर था, घर में कोई भूत प्रेत का कुछ जैसा कुछ कहानी बन गया और मेरा घर को कोई ले नहीं रहा है, तो मैं उसको 2,000 में भाड़ा दे दिया, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। क्योंकि एट द एंड जब असेसिंग ऑफिसर आएगा आपको उसको जस्टिफाई करवा देना है कि भैया कि मेरा प्रॉपर्टी का 2,000 क्यों हुआ। क्योंकि यहाँ पर वर्ड क्या बोल रहा है? सिमिलर प्रॉपर्टी, है ना? आप बोल दो कि सर ऐसी कोई दूसरा भूत बंगला देख लो, आप कितना भाड़ा ले सकता है वो। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पर बात की जा रही है सेम टाइप का प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में कितना कमा सकता है। वो जो कमा सकता है सालाना वैल्यू, उसे हम कहते हैं फेयर रेंट। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। समझ में आपको? जी सर। समझ में आ गया? ओके। देन लास्ट नॉट द लिस्ट वो है हमारा स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट क्या है? एक हमारा एक तो रेंट कंट्रोल एक्ट एक तो बनाया गया था। उस एक्ट के तहत मैक्सिमम आप टेनेंट से कितना चार्ज कर सकते हो वो आपका होता है स्टैंडर्ड रेंट। तो स्टैंडर्ड रेंट मींस द मैक्सिमम रेंट व्हिच अ पर्सन कैन लीगली रिकवर फ्रॉम हिज टेनेंट अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट। समझ में आ गया? रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत मैक्सिमम आप कितना उस टेनेंट से ले सकते हो वो होता है आपका स्टैंडर्ड रेंट। अब ये स्टैंडर्ड रेंट कैसे फिक्स किया जाता है? ये डिपेंड करता है कि भाई आपका कितना स्क्वायर फीट आपका एरिया है, मतलब उसे कारपेट एरिया बोलते हैं। कितना एरिया है आपका रहने के लिए, कितने, वो हिसाब से आपका रेट एक स्टैंडर्ड रेंट फिक्स होता है एज पर द रेंट कंट्रोल एक्ट। अब क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्वेश्चन में ये चारों चीज दे दी रहेंगी।
और आपको इन चारों चीजों में से कुछ एक प्रोसेस अप्लाई करके निकालना पड़ेगा आपका एनुअल वैल्यू। और उस एनुअल वैल्यू जब आपको मिल गई, उससे फिर माइनस करोगे आप म्युनिसिपैलिटी टैक्सेस पेड, फिर आपको मिल जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। फिर उससे माइनस करोगे सेक्शन 24 का डिडक्शन, जिसमें दो टाइप के डिडक्शन है, एक आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30% वाला, दूसरा आपका है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। वो दोनों हम आगे देखेंगे। एंड लास्ट जो आपका बच जाएगा वो हो जाएगा आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इसको सुधार दूं, ऐसी कचरा रखूं कि सुधार दूं? सर लिख लिया सर। लिख लियो क्या? चलो बहुत बढ़िया। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो प्लीज ले लो। चलो मैं इसको छोटा सा कर दे रहा हूँ। जितना हमने किया आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपना नोट्स अपडेट कर सकते हो। ले लिए स्क्रीनशॉट? देखो स्क्रीनशॉट यस भी मेरा, सर। स्क्रीनशॉट में मेरा नाम आ जा रहा है SS। तो आगे से बोलूंगा ले लिए सुमित स्वर्णकार, आप लोग बोलना हाँ ले लिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे कि भैया आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, जब का एनुअल वैल्यू है कैसे इसको कैलकुलेट करोगे। अभी यहाँ पर मैंने क्या किया है, एज ए स्टेप बाय स्टेप आपको लिखाया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप उसको अपडेट कीजिएगा, नोट कीजिएगा, हम डिस्कस करेंगे। देन जब ये चीज एक बार खत्म हो जाएगी ना, तब हम क्या करेंगे, इसको एक मतलब क्या होता है, जब फ्लो चार्ट बनता है ना, कुछ उस तरीके से इसको कन्वर्ट कर देंगे ताकि आपको बाद में रिकॉल करने में आसानी हो। एक एक चीज को पढ़ते जाएंगे और उसके हिसाब से जब एक एक सम सॉल्व करते जाएंगे, देन धीरे धीरे हमको बात समझ में आती जाएगी। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट हमारा आता है, द एनुअल वैल्यू इज डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग 2 स्टेप्स। उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ध्यान दीजिए। पहला स्टेप है डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना है, जो मैंने आपको बताया था, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इससे माइनस कर दोगे म्युनिसिपल टैक्सेस, तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, तो देखो क्या बोल रही है, पहला स्टेप क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगा, ये हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा स्टेप क्या है, डिडक्ट फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू। जब मैं बात करूं आगे GAV, तो आप लोग को समझ जाना है कि मैं बात कर रहा हूं ग्रॉस एनुअल वैल्यू की। और जब मैं बात करूं NAV की, तो आपको क्या समझना है, मैं बात कर रहा हूं किसकी, नेट एनुअल वैल्यू की। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट आपका स्टेप क्या रहेगा, जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकला उससे माइनस कर देना क्या, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। यहां देखना, मैं एक चीज हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर पेड हुआ है तो ही माइनस करना, नहीं तो उसको माइनस नहीं करना। और कौन पे करेगा वो भी जरूरी है, पेड बाय दी ओनर। मतलब अगर टेनेंट पे करे तो उसको बेनिफिट नहीं देंगे, मकान मालिक खुद पे करे तो बेनिफिट देंगे। समझ में आ गया। कभी कभी क्या होता है ना, जो मकान मालिक है अपने टेनेंट को जब घर भाड़ा पे देता है, वो उसको बोलता है देख भैया हर साल का साल जो म्युनिसिपैलिटी टैक्स बनेगा वो तेरे को देना पड़ेगा, वो मैं नहीं दूंगा। तो अगर ऐसा कुछ एग्रीमेंट हो जाता है ना, तो आप खुद सोच कर देखिए, एज ए लैंडलॉर्ड मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ उस टेनेंट से पैसा कमाया और उस घर के बदले में मैंने कुछ भी खर्चा नहीं किया, मैंने म्युनिसिपैलिटी को टैक्स नहीं दिया, तो भैया मेरे को तो सारा का सारा पैसा एज ए रेंट का इनकम हो गया ना। तो इसीलिए म्युनिसिपैलिटी टैक्स का फिर उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एज ए लैंडलॉर्ड अगर मैं कुछ टैक्स का पैसा देता हूँ म्युनिसिपैलिटी को, तो मैं सरकार को दिखा सकता हूँ कि सर देखिए मैंने लिया था टेनेंट से इतना पैसा, लेकिन बदले में कुछ म्युनिसिपैलिटी का टैक्स भी तो मैंने दे दिया, तो मेरे पास जो बचा उसमें से टैक्स लो ना आप। क्योंकि म्युनिसिपैलिटी को भी दे रहा हूं तो इनडायरेक्टली मैं तो गवर्नमेंट को ही दे रहा हूं। तो मतलब आप तो फिर मेरे ऊपर जबरदस्ती कर दोगे, मतलब मैं गवर्नमेंट को आपको पहले म्युनिसिपैलिटी टैक्स के नाम पे पैसा दूं और फिर उसी पैसे के ऊपर आपको इनकम टैक्स भी दूं, ये तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो जाएगा। समझ में आ गया आपको यहाँ तक? यस सर। ओके, तो जब आप ये क्या बोलेंगे, स्टेप 2 हमको क्या सिखा दिया, स्टेप 1 आपको क्या होता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लेना। ये कैसे निकालेंगे कुछ देर में देखेंगे। अब जो भी वैल्यू आ गई उससे माइनस कर देना आप क्या, म्युनिसिपैलिटी टैक्सेस पेड, एंड पेड बाय कौन, ओनर, तो उसको माइनस कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट एनुअल वैल्यू। बस ये हमको निकालना है, उसके बाद की कहानी अलग ही है। समझ में आया आपको यहां तक?
तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी चीज को ही निकालेंगे, लेकिन अब इसमें क्या अलग अलग सिचुएशन आ सकती है। अब हम एक एक सिचुएशन को पकड़ेंगे, उसको डिस्कस करेंगे और फिर उसके एक एक नंबर हम सॉल्व करेंगे, तो हमको ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए आप लोग सबसे पहले चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या चाहो तो इसको नोट अपडेट कर सकते हो, सिर्फ इतने को, ये हाँ पहला। सर। अभी इस चीज को मैं जरा डिस्कस करने वाला हूं, आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इतनी क्या स्क्रीनशॉट पहले ले लो, फिर मैं डिस्कस कराता हूं। ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? यस सर। यस सर। जी सर। ओके, तो चलिए अब आगे देखिए। पहला सिचुएशन, अब यहां से हमारा हम धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं प्रैक्टिकल वाले पोर्शन में, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। क्यों? क्योंकि रियल वर्ल्ड में मे बी पॉसिबल, आप जितने लोग भी यहाँ पर क्लास कर रहे हैं, आपका खुद का घर होगा और आप लोग उस घर को अगर भाड़े में लगाए होंगे किसी को, तो आपको ये थोड़ा समझ में आएगा कि भैया आप जो पैसे ले रहे हो ना उससे, तो उसका इनकम टैक्स में किस तरीके से हिसाब किताब होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट सारी सिचुएशन हम कवर करेंगे यहाँ पर। पहला सिचुएशन कि आप खुद रह रहे हो, किसी को लगा नहीं रहे हो भाड़ा। दूसरा, आप खुद भी रह रहे हो, भाड़ा भी लगा रखे हो। तीसरा, कि आप उस प्रॉपर्टी में खाली भाड़ा लगा रखे हो। तीसरा, आपकी प्रॉपर्टी भाड़ा लगी ही नहीं। चौथा, उसका क्या जाएगा, आपका प्रॉपर्टी साल में आधा समय भाड़ा लगी, आधा समय भाड़ा नहीं लगी। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन, या फिर कभी आपने भाड़ा तो लगाया बट आपको पैसा नहीं मिला। तो ये सारे चीजें हम यहाँ पर कवर करेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरीके से इनकम टैक्स उसका कैलकुलेशन करने के लिए आपको बोल रहा होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, बट हाँ चलो ठीक है, देखते हैं पहला सिचुएशन हमारा क्या है। एक मिनट रुके। सॉरी, वेयर द प्रॉपर्टी इज लेट आउट। लेट आउट मतलब भाड़ा देना। भाड़ा देना, ठीक है। भाड़ा। वेयर द प्रॉपर्टी इज लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, मतलब साल भर पूरा लगा था। लेट सपोज अगर ये मेरा एक फाइनेंशियल ईयर है, एक 1/4/2020, ये 31/3/2021, ये पूरा का पूरा मेरा क्या लगा था, ये प्रॉपर्टी जो है मेरा लेट आउट था, भाड़ा लगा हुआ था। तो उस केस में हमको कैसे करना है एनुअल वैल्यू का डिटर्मिनेशन, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है ये, where the property is let out for the whole year, for the whole year, then the gross annual value would be the higher of expected rent or actual rent received or receivable during the year। मतलब क्या, expected rental value और actual rental value, whichever is higher, वो लेंगे। लेकिन the expected rent shall be the higher of fair rental value and municipal rental value but restricted to standard rent। अब देखो यहां पर से आपका टैक्स का भाषा शुरू हो जा रहा है, यहां पर से आपका टैक्स का भाषा शुरू हो जा रहा है। तो इसको समझने के लिए आप लोग कुछ इस तरीके से लिखिए जैसे आपको लिखा रहा हूं मैं, फिर उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। वेट,
ये क्या बोल रहा है, पहले इसको पढ़ो। हमको निकालना है सबसे पहले क्या, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू निकालना है। ये कैसे निकलेगा, हायर ऑफ, ध्यान दीजिएगा पहले हम वर्ड को पढ़ रहे हैं फिर उसको आगे अलग तरीके से लिखेंगे। फेयर रेंटल और म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू में जो ज्यादा होगा पहले हम उसको कंसीडर करेंगे। देखो, हायर ऑफ फेयर रेंटल वैल्यू, ठीक है, और म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू, इनमें से जो हायर होगा वो हमको लेना है। समझ में आया आपको, तो इसे हम कहते हैं स्टेप 1। क्या करेंगे, एफआरवी और एमआरवी विच एवर इज हायर वो लेना है, लेकिन बट रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट, लेकिन ये स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब स्टैंडर्ड रेंट क्या हो गया, लीगली मैक्सिमम कितना आप उससे रेंट ले सकते हो। समझ में आ रहा है ना आपको, तो ये जो हायर आ गया। अब स्टेप 2 में आप क्या करोगे, स्टेप 2 में आप करोगे कंपेयर करोगे। किसको कंपेयर करोगे, आपके स्टेप 1 को कंपेयर करोगे किसके साथ, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू, जिसको आप ऐसे लिख दो। यहां पर आप लिखोगे कुछ इस तरीके से, स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू, ठीक है। जो भी वैल्यू आई यहां पर, ये वैल्यू और ये वैल्यू, इसमें से क्या, विच एवर इज लोअर। समझ में आ रहा है आपको, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में जब इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको तो बहुत इजी लगेगा और ये ऑटोमेटिक को याद भी रह जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा सबसे पहले स्टेप 1 एफआरवी एमआरवी, इनमें से जो ज्यादा रहेगा वो, और उसके बाद ये जो ज्यादा है ना, ये आपका स्टैंडर्ड रेट से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो मतलब जो हायर आ गया, मतलब स्टेप 1 में जो आ गया वो, और आपका स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू विच एवर इज लोअर। समझ में आ गया आपको, यहां तक समझ में आया। यस सर। हाँ, तो ये आपका क्या निकल गया, दिस इज योर एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। अब इसको आप कंपेयर करोगे स्टेप 3 में एक्चुअल रेंटल वैल्यू के साथ। ये एक्सपेक्टेड रेंटल को कंपेयर करोगे एक्चुअल रेंटल वैल्यू के साथ, और इनमें से जो हायर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, देखिए एक बार इसको, क्या आपको ये चीज समझ में आया। इसको अगर थोड़ा अच्छा से अगर मैं सजा के लिखूं, तो थोड़ा अच्छा सजा के जी आपको लिख सर। के, थोड़ा सा सजा के लिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और समझ में आए, और हमने ऐसा क्यों किया वो भी हम डिस्कस कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जब सॉल्व करेंगे हम क्या करेंगे, फेयर रेंटल वैल्यू, बी में लिखेंगे म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू। ठीक है, ये आपका वैल्यू आ गया। स्टेप 3 में क्या करेंगे हम, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, इन दोनों में से जो हायर होगा वो हम यहां पर लिख देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको साथ साथ समझा देता हूं, एग्जाम्पल ले लेके, वेट। फॉर एग्जाम्पल आपका फेयर रेंटल वैल्यू है 10,000 रुपए और म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू है 12,000 रुपए, तो अब हायर कौन सा हो गया, बताओ हायर क्या, 12,000 रुपए, तो हम यहां पर लिखेंगे 12,000 रुपए। ठीक है, अब इसके बाद हम फोर्थ में क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू। अब स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू क्या है, ये वो मैक्सिमम वैल्यू है जो आप लीगली किसी से भी ले सकते हो, है कि नहीं, उससे ज्यादा आप लीगली नहीं ले सकते। तो पांचवा में क्या हो जाएगा, विच एवर इज
लोअर किस किस में, ये दो वैल्यू का जो लोअर रहेगा वो आप यहां पे लिखोगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू हो रहा है आपका 13,000 रुपए फॉर एग्जांपल, तो दोनों में से लोअर कौन सा है 12,000, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका 12,000 रुपए। ठीक है, फिर इसके साथ आप क्या कंपेयर करोगे, इसके साथ आप कंपेयर करोगे क्या, देखिए मैंने एक्ट को पढ़ते हैं फिर यहां पर लिखेंगे। एक्ट क्या बोलता है, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल व्हिचएवर इज हायर, आपको वो देखना है। तो यहां पर आपको क्या मिल गया, ये जो व्हिचएवर इज लोअर मिला ना, ये आपका क्या है, ये आपका है एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। ठीक है, अब इसको कंपेयर करोगे किसके साथ, एक्चुअल रेंटल वैल्यू। अब इन दोनों में से जो क्या होगा, जो हायर होगा, whichever is higher is gross annual value, वो आपको हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। मतलब क्या, अगर मैं एग्जांपल लूं हमारा, तो यहां पर मान लो अगर एक्चुअल रेंट अगर आपको मिला 15,000 रुपए, तो ये 12,000 और ये 15,000, इसमें से कौन हायर है, तो 15,000 हमारा क्या हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। समझ में आया। अब इससे हम क्या माइनस करेंगे, इससे हम माइनस करेंगे म्युनिसिपलिटी टैक्स, अगर हमने पे किया है तो म्युनिसिपल टैक्स इफ पेड बाय द ओनर, वो हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल साल भर का म्युनिसिपलिटी टैक्स है मेरा 1,000 रुपए या 1,200 रुपए, फॉर एग्जांपल मेरे साल भर का, एक मिनट रुके, म्युनिसिपल टैक्स मैंने पे किया 1,200 रुपए, तो उसको मैं माइनस कर दूंगा। तो वो माइनस करने का मेरे को फिर क्या मिल जाएगा, 15,000 से 1,200 गया तो 13,800, ये क्या बन जाएगा मेरे को, ये हो जाएगा मेरा नेट एनुअल NAV वैल्यू, जिसे हम कह सकते हैं NAV। समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। अभी हम सिर्फ यहीं तक देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे डिडक्शन वाला पार्ट सेक्शन 24 का। बट फिलहाल आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ के इसको उतार लीजिए, ये पार्ट। सर एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं? इट इज रिकमेंडेड कि आप फुल फॉर्म लिखो, बट अगर आपका समय बहुत कम है, कुछ नहीं बचा और आपको लग रहा है कि मैं ज्यादा लिखने लगूं तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तब आप यूज कर सकते हो। बट इट इज हाईली रिकमेंडेड कि अवॉइड शॉर्ट फॉर्म्स, क्योंकि बहुत जगह जो मैंने बुक देखी है ना, किसी किसी बुक में इसको रियल रेंटल वैल्यू बोला गया है, किसी किसी में इसको फेयर रेंटल वैल्यू गया, सॉरी एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू बोला गया है। तो हो सकता है कि जिस एग्जामिनर के पास मतलब आपका आंसर कॉपी जाए चेकिंग के लिए, उसके पास अगर सजेस्टेड आंसर में RRV लिखा होगा और आपका में ERV आप शॉर्ट फॉर्म यूज कियोगे, तो इट मे बी पॉसिबल कि वो उसको कुछ और समझ के आपको मार्क्स शायद ना दे। तो इट इज हाईली रिकमेंडेड यूज फुल फॉर्म, फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास टाइम सफिशिएंट है, आप बार बार लिख के अपना स्पीड कर लो हैंड राइटिंग का, ताकि एग्जाम में ऐसा कुछ सिचुएशन का सामना आपको ना करना पड़े। ठीक है, क्या आप लोगों ने ये स्क्रीनशॉट विद एग्जांपल कैप्चर किया? ओके तो ये एक ऐसा केस था जहां पर मान लो कि भैया हमारा साल भर घर भाड़े मिलेगा था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमको क्या बोलता है एक्ट बोलता है कि ये जो ERV है, अब ध्यान देना, अब मैं आपको इस एग्जांपल को और आपका एक्ट को कंपेयर करके बोलता हूं। हमको एक्ट बोलता है कि भैया ERV दैट इज ये वाला वैल्यू और एक्चुअल रेंटल वैल्यू, इनमें से जो ज्यादा है ना आप वो लेना, इनमें से जो हायर होगा आप उसको लेना एज अ क्या ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जो कि हमने यहां पर लिया है। लेकिन अब ये जो आपका 12,000 आया दैट इज एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू, ये आप कैसे निकालोगे? ये एक्ट कहता है कि आप MRV FRV को कंपेयर करना और इनमें से जो हायर होगा उसको लिख लेना। तो हमने उसको ले लिया।
फिर बोलता है कि याद रखना आप एमआरवी एफआरवी को हायर तो ले लिए, लेकिन ये जो एफआरवी आपका मतलब ये जो हायर वाला वैल्यू आया ये आपका स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक्ट कहता है कि आप लीगली किसी से भी स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा पैसा नहीं ले सकते। तो इट मींस इन दोनों में से जो लोअर होगा वो होगा। तो मतलब इसको याद बहुत इजी तरीके से रखिएगा। पहले हमने क्या देखा, हायर, हायर, लोअर, हायर, हमको क्या मिल जाएगा, जीआरवी। तो हम क्या बोलेंगे, एफआरवी एमआरवी विच एवर इज हायर, देन जो हायर हो गया वो और आपका स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, देन जो लोअर वैल्यू आया वो और आपका एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। समझ में आया आपको, हाई लो हाई ऐसे याद रखना है आपको। तो स्टैंडर्ड रेंट जो है कहाँ से पता चलता है? रेंट कंट्रोल एक्ट, गूगल में सर्च कीजिएगा रेंट कंट्रोल एक्ट, वहां पर आपको बताएगा कि भैया किसी भी प्रॉपर्टी का आप स्टैंडर्ड रेंट कैसे डिसाइड करते हो। बट फॉर द टाइमिंग आपका एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दे देगा कि इसका एसआरवी इतना है, और ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। समझ में आपको? Yes, sir. तो इसको आपको कैसा रखना है, एफआरवी एमआरवी विच एवर इज हायर, हायर एंड एसआरवी विच एवर इज लोअर, लोअर एंड एक्चुअल रेंटल विच एवर इज हायर, दैट इज योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। जीएवी। ठीक है, समझ में आया आपको यहां तक? तो यही चीज यहाँ पर एक्ट में लिखा है। अब देखिए, अब अगर इसको पढ़ेंगे ना तो हमको बहुत इजीली समझ में आएगा आखिर बोलना क्या चाह रहा है। फर्स्ट टाइम बहुत गंदा लगा होगा हमको ये पढ़ने में, बट अभी हर एक वर्ड आपको समझ में आएगा। देखो फटाफट, where the property is let out for the whole year, then the gross annual value would be the higher of, क्या higher of, expected rental value और actual rental value, इन दोनों में जो higher होगा वो लेना है। और ये expected rental value कैसे निकलेगा, FRV MRV whichever is higher, ये higher और SRV whichever is lower। तो ये lower जो आपका निकल गया, ये क्या आ गया आपका, this is your expected rental value। समझ में आपको क्लियर यहां तक? तो चलिए फटाफट ब्रेक लेते हैं और फिर आते हैं ब्रेक के बाद।